Today we will continue our previous lecture. In last lecture we already started factor affecting or factor influencing on drug action कि कौन से फैक्टर ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ फ्रॉम टुडे विल डिस्कस नेक्स्ट फैक्टर दैट इज एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म क्या है? एक्चुअली एंटागोनिज्म whenever the opposite action of two drug on same physiological system that we can call as a antagonism. जब भी दो ड्रग की अपोजिट एक्शन सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे होती है उस टाइप के इफेक्ट को हम लोग एंटागोनिज्म कहते हैं. तो हम लोग अगर ऐसे ड्रग दे रहे हैं जिसके अपोजिट इफेक्ट और सेम फिजियोलॉजिकल दे रहे हैं तो वो भी आपके इफेक्ट को ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करेंगे. अल्टर इट मे बी इंक्रीज ऑफ इफेक्ट, इट मे बी डिक्रीज ऑफ या इट मे बी न्यूट्रलाइज ऑफ डिफरेंट इफेक्ट इज देयर. सो एंटागोनिज्म हम लोग उसको कह सकते हैं कि दैट whenever the opposite action of two drug on the same physiological system, this effect we can simply consider as a antagonism. There are four different type of antagonism. The four different type के antagonism है. First one is a chemical antagonism. जो first antagonism है chemical antagonism है. So normally in chemical antagonism what will happen in chemical antagonism कि normally chemical antagonism में क्या होता है कि chemical antagonism actually biological activity of drug is totally abolish or reduces कि whenever they react with each other. जब भी क्या होता है कि दो ड्रग एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं whenever the two drug react with each other so their biological activity is totally abolishes or reduces. कि जब भी दो ड्रग या दो केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अबोलिश हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है. सो लेट मी डिस्कस एग्जांपल के किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं केमिकल एंटागोनिज्म. सपोज व्हेनेवर एसिड इज देयर व्हेनेवर इट विल रिएक्ट विद अल्कली कि जब एसिड अल्कली से रिएक्ट करता है तो क्या होता है देयर इफेक्ट इज न्यूट्रलाइजिंग. कि जब भी एसिड बॉडी में हम लोग बॉडी में एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं एंटासिड लेते हैं, अल्कली लेते हैं. अल्कली इसके से क्या होता है एसिड और अल्कली react with each other which lead to neutralizing effect. Similarly suppose bile is there. Bile normally we are using arsenic poisoning. arsenic poisoning में यूज़ होता है तो बाल ये एंटीडोट है. इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन रोल क्या है? इट विल न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग. सो बाल इट इज एंटीडोट विच विल यूज यूटिलाइजिंग. सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट वी कैन सिंपली कंसिडर एज ए केमिकल एंटागोनिज्म. इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग केमिकल एंटागोनिज्म कंसिडर कर सकते हैं. Now next effect that is competitive antagonism. जो next effect है effect that is competitive antagonism or we can also call as a reversible antagonism. Competitive its name self indicated that normally agonist और antagonist in this competitive antagonism में क्या होता है, reversible antagonism में क्या होता है अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कम्पीट फॉर द सेम रिसेप्टर. कि जो अगर एक ड्रग अगोनिस्ट है और दूसरा एंटागोनिस्ट है अगर हम लोग लेते हैं वो अगर सेम रिसेप्टर पे वर्क करते हैं तो दैट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म वी कैन कंसीडर एज ए कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिज्म. फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन. कि एट्रोपिन क्या है, एसिटाइल कोलिन क्या है, अगोनिस्ट है और एट्रोपिन एंटागोनिस्ट है. तो एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन दोनों सेम रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, दोनों कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे वर्क करते हैं. तो इस टाइप के एंटागोनिज्म को हम लोग कह सकते हैं वी कैन कंसीडर एज ए कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. गॉट इट. सो व्हेनेवर अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट अगर कम्पीट फॉर द सेम रिसेप्टर, अगर वो दोनों सेम रिसेप्टर पे वर्क करते हैं दैट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म वी सिंपली कंसीडर एज ए competitive or reversible antagonism. Now next factor next antagonism that is non-competitive or irreversible antagonism. In this antagonism normally what will happen, whatever the agonist is there, antagonist is there which will block the receptor. So whenever you are giving the agonist it will not work properly, it will not work. normally क्या होता है इसमें कि अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इसमें जो एंटागोनिस्ट है हम लोग अगर एंटागोनिस्ट का यूटिलाइज कर रहे हैं तो एंटागोनिस्ट क्या करता है कि दैट एंटागोनिस्ट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ रिसेप्टर. ये रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है. सो व्हेनेवर यू यूटिलाइजिंग अगोनिस्ट तो अगोनिस्ट विल नॉट इनिशिएट एनी और नॉट शो एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी. कि अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या करता है कि रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है. तो जब आप अगर एंटागोनिस्ट फॉर एग्जाम्पल फिनोक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन
फेंटोलामाइन क्या है कि वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है. तो सो वेन एवर यू आर गिविंग दी एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन दिया, इफिनेफ्रिन दिया, तो दैट ड्रग विल नॉट वर्क ऑन दैट रिसेप्टर. कि फेंटोलामाइन क्या है कि फेंटोलामाइन एंटागोनिस्ट है, और जब आप इसको देते हो तो वो रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है. तो जब भी आप प्रेफर करते हो फॉर एग्जांपल इफिनेफ्रिन और इफिनेफ्रिन, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, दे कुड नॉट इनिशिएट और दे कुड नॉट शो एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, दे कुड नॉट शो एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स. So that type of antagonism we simply consider as a non-competitive or irreversible antagonism. Normally क्या होता है कि antagonist जो भी होता है, जो antagonist होता है हम लोग नॉर्मली प्रेफर करने करते हैं, तो antagonist आपके रिसेप्टर को टोटली ब्लॉक कर देता है. तो जब आप agonist यूज़ करते हो तो अगोनिस्ट की कोई एक्टिविटी मिलती नहीं. क्यों? वाई इट इज सो? बिकॉज योर रिसेप्टर इज गेट ब्लॉक. रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर कोई एक्टिविटी इनिशिएट नहीं हो पाती है. तो दैट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म वी सिंपली कंसिडर एज ए नॉन कॉम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट. नाउ लास्ट एंटागोनिज्म दैट इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. एक लास्ट वन जो एंटागोनिज्म है, दैट एंटागोनिज्म यू कैन कॉल एज ए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. नॉर्मली इन फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म व्हाट विल हैपन, in that two drug produce opposite effect on acting through the different receptor. जो two drug है so producing opposite effect but acting on different receptor, that type of effect or that type of thing we can simply consider as a physiological antagonism. कि इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग फिजियोलॉजिकल के नॉर्मली कैसे होता है कि जब भी दो अपोजिट इफेक्ट मिलते हैं लेकिन वो अपोजिट डिफरेंट रिसेप्टर के थ्रू मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिस्टामाइन इज देयर. हिस्टामाइन का रोल क्या है? व्हेनेवर हिस्टामाइन इज रिलीज इन योर बॉडी विच लीड टू ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन. हिस्टामाइन क्या करता है? ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन करता है. वेयर एज इफ यू आर गिविंग द एड्रेनालिन, एड्रेनालिन आप दोगे तो ये एड्रेनालिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियोडाइलेशन, बट हिस्टामाइन विल वर्क ऑन हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, और एड्रेनालिन वर्क ऑन एड्रेनार्जिक रिसेप्टर दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर. तो दैट टाइप इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट रिसेप्टर. अपोजिट एक्शन है लेकिन डिफरेंट रिसेप्टर के थ्रू है. एक कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक डायलेट कर रहा है, लेकिन जो भी कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन जो भी है कि हिस्टामाइन is normally responsible for constriction of your bronchial muscle और एड्रेनालिन is responsible for bronchodilation. तो एक चीज़ें कंस्ट्रिक्ट कर रही है, एक डायलेट कर रही है, लेकिन डिफरेंट रिसेप्टर के थ्रू है. तो इस इफेक्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. So in this way we can easily understand or we can discuss the physiological antagonism. Now next factor which affecting on drug action, that is drug tolerance. Drug tolerance, let me discuss what is drug tolerance. First thing, actually whenever repeated administration of this drug which may produce ineffective at usual therapeutic dose, if you want to need desired effect, you have to increase the dose. अगर normally drug tolerance क्या होता है? Any person which is using repeatedly any drug एंड दे मे बी प्रूव इनइफेक्टिव. कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई ड्रग पेशेंट कंटिन्यूसली कोई ड्रग का यूटिलाइज कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका टॉलरेंस डेवलप हो जाता है और इफेक्ट फिजियोलॉजिकल आपको जो थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिलता है. आपको थेरापेटिक इफेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना है कि आपको डोज इंक्रीज करना है. लेट मी डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल डाइजेपाम इज देयर. कि डाइजेपाम एक है स्लीपिंग पिल है. सो सपोज सम पेशेंट इज कंटिन्यूसली यूजिंग 0.25 mg डेली. अगर कोई पेशेंट है 0.25 mg डेली यूटिलाइज कर रहा है डाइजेपाम को, सो व्हाट विल हैपन? continuously, suppose 1 week, 1 month तक continuously, after 1 month they show diazepam ineffective at 0.25 mg. के 0.25 mg पर उसका इफेक्ट आपको नहीं, वो पर्सन को नहीं मिलता है. तो वो क्या करता है? दे इंक्रीज द डोज, दैट इज 0.5 mg. फिर 0.5 mg में देन दे यूटिलाइजेस 1, देन दे यूटिलाइजेस 100 mg, देन okay. So in this way we can understand drug tolerance means whenever repetitive administration of any drug they may be proved ineffective at usual therapeutic dose. If you need desired effect तो you need to increase the dose. कि अगर आपको desired effect चाहिए तो at that time you have to increase the dose. तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द ड्रग टॉलरेंस. ड्रग टॉलरेंस इस तरह से इफेक्ट डिस्कस कर सकते हैं. नाउ ड्रग टॉलरेंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू
three different categories, that is true tolerance, pseudo tolerance, tachyphylaxis. So let me discuss one by true tolerance is further classified natural tolerance or acquired tolerance. Natural tolerance is further classified as species tolerance, racial tolerance. Acquired tolerance further classified as a tissue tolerance or cross tolerance. So let me discuss one by one. So first tolerance we can discuss as a ट्रू टॉलरेंस, कि हम लोग पहला टॉलरेंस डिस्कस करेंगे, डेट इज ट्रू टॉलरेंस. व्हाट इज ट्रू टॉलरेंस? सी ट्रू टॉलरेंस एक्चुअली इट इज एसोसिएट विद बोथ पैरेंटल और ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कि ये जो ट्रू टॉलरेंस है ये दोनों रूट में मिलता है आपको. एक तो आपको ओरल रूट में भी ये टॉलरेंस देखने को मिलेगा, या फिर दिस टॉलरेंस इज also seen in this tolerance is also seen in parental route of administration. So let me discuss one by one. First one is natural tolerance. That is natural tolerance actually which is exhibit from the birth or which is exist from the birth. के जो नेचुरल टॉलरेंस है बर्थ से होता है ये टॉलरेंस. और सो फर्स्ट टॉलरेंस है उसमें स्पेसिस टॉलरेंस. स्पेसिस टॉलरेंस एक्चुअली सर्टन एनिमल स्पेसिस कैन टॉलरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर ड्रग which may be proved to lethal to human beings. के पर्टिकुलर स्पेसिस के जो एनिमल होते हैं लार्ज अमाउंट के ड्रग को टॉलरेट कर सकते हैं. अगर सेम अमाउंट आपने ह्यूमन बीइंग को प्रेफर किया दैट इफेक्ट, तो दैट डोज विल बी लीथल टू ह्यूमन बीइंग. गॉड, आपको समझ में आ रहा है क्या कि इसमें क्या होता है? नेचुरल स्पेसिस टॉलरेंस के सर्टन टाइप ऑफ स्पेसिस कैन एबल टू टॉलरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनी ड्रग. For example, rabbit is a rabbit having the ability to tolerate large amount of atropine. कि rabbit की क्या है, एक एबिलिटी होती है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एट्रोपिन को टॉलरेट कर सकते हैं. लेकिन सेम अमाउंट इफ यू आर प्रेफरिंग टू ह्यूमन बीइंग विच विल बी लीथल टू ह्यूमन बीइंग, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंजरस इफेक्ट और विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीथल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग. तो दैट टाइप इफेक्ट वी कैन सिंपली कंसिडर एज ए स्पेसिस टॉलरेंस. Then next one is racial tolerance. Racial tolerance actually it is observed that when ephedrine is instilled in the conjunctival of conscious, they may produce promote distillation of pupil, and on other hand negroes doesn't show any type of effect. Actually racial tolerance is associated with human being. कि अगर सपोज आप इंडियन पीपल को पर्टिकुलर ड्रग दोगे तो वो ड्रग वो सेम अमाउंट में अगर आप निग्रोस पीपल को देंगे तो निग्रोस को कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि निग्रोस की जो आपका उनका बॉडी वेट, हाइट, बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसको ड्रग ज़्यादा लगता है इफेक्ट के लिए. ओके, तो दैट टाइप ऑफ टॉलरेंस वी कैन कंसीडर एज द रेशियल टॉलरेंस. के इंडियंस को कम अमाउंट में हम इंडियंस को कम लेस अमाउंट में भी ड्रग इफेक्ट शो करता है, लेकिन निग्रोस जो होते हैं निग्रोस को ज़्यादा अमाउंट में लगता है, क्योंकि वो निग्रोस की जो बॉडी वेट होती है, हाइट होती है, बॉडी सरफेस होता है ज़्यादा होता है, तो उसको ज़्यादा अमाउंट में ड्रग लगते हैं. सो दैट टाइप ऑफ टॉलरेंस वी कैन सिंपल कंसिडर एज द रेशियल टॉलरेंस. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड टॉलरेंस. नेक्स्ट जो टॉलरेंस होता है वी कैन डिस्कस द एक्वायर्ड टॉलरेंस. Whenever the natural tolerance is fail, automatically acquired resistance is yet developed in our body. Acquired resistance, actually two type of acquired resistance or acquired tolerance is there. Tissue tolerance. Actual tissue tolerance is its name self indicated particular tissue is get tolerated. इसमें क्या टिश्यू टॉलरेंस में क्या होता है? पर्टिकुलर टिश्यू, पर्टिकुलर ऑर्गन इज गेट टॉलरेटेड. फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन एग्जाम्पल लेते हैं मॉर्फिन का. मॉर्फिन इज नॉर्मली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूफोर्बियन इफेक्ट ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट दिस इफेक्ट गेट टॉलरेटेड, बट इफ प्यूपिल एंड जीआईटी ट्रैक्ट इज नॉट टॉलरेटेड. अगर आप लोग मॉर्फिन का एग्जांपल लेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूफोर्बिक इफेक्ट देता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली दोगे तो प्यूपिल और जीआईटी ट्रैक्ट टॉलरेट नहीं होता है, लेकिन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉलरेट हो जाता है. गॉट इट? सो पर्टिकुलर टिश्यू गेट टॉलरेटेड, other part of your other tissue is not tolerated. That type of tolerance we can call as a tissue tolerance. Now cross tolerance, actually whenever individual actually develop due to drug tolerance belonging to particular class and also shows the tolerance to other
ड्रग बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप है, अगर पर्टिकुलर ग्रुप में 4 ड्रग है, वन सपोज कंसिडर एक ग्रुप है, ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 1 2 suppose this name of drug 3 or 4 drug. So suppose we are giving to drug any person to one group, one to any person. So this same, so if suppose the person is tolerated to 1, so suppose if you are giving to 2 3, तो ये जितने भी हम लोग देंगे, अगर 1 से टॉलरेट होगा तो 2 और 3 और 4 ये सेम ग्रुप के अदर ड्रग भी कोई इफेक्ट नहीं शो करेंगे। कि अगर 1 से, लेट मी डिस्कस ग्रुप फर्स्ट, सपोज ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट में एक ड्रग है, उसका नाम है ए, बी सी और डी। तो हम लोगों ने किसी को ए ड्रग दिया, तो ए ड्रग टॉलरेट हो गया, कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करे, तो बी भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, सी भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, डी मतलब जो फर्स्ट ग्रुप का जो कैटेगरी है उसकी सभी ड्रग कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो इस टाइप के टॉलरेंस को हम लोग कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस। Okay, that type of tolerance we can simply consider as a cross tolerance. Now let me discuss next tolerance, that is pseudo tolerance। के जो next tolerance है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, pseudo tolerance। Actually pseudo tolerance it is associated with the oral route of drug administration. Suppose any person is taking the any drug in small amount, so your GIT get tolerant। कि कोई पर्सन को हम लोग स्मॉल अमाउंट में पॉइजन दे रहे हैं ओरल रूट से, तो आपका जीआईटी ट्रैक टॉलरेट होता है। बट सेम अमाउंट इफ यू आर गिविंग विद अदर रूट, अगर हम लोग सेम ड्रग को, सेम पॉइजन को अदर रूट से देते हैं, तो इट मे बी प्रूव लीथल टू दैट ह्यूमन बीइंग। कि किसी को हम लोग ओरली पॉइजन स्मॉल अमाउंट में रोज देते हैं, डेली देते हैं, तो डेली देने की वजह से क्या होता है कि वो पर्सन, उसका जीआईटी ट्रैक टॉलरेट हो जाता है। लेकिन अगर सेम अमाउंट का जो ड्रग है हम लोग किसी अदर रूट से देते हैं, तो अदर रूट में क्या से वो आपको लिथल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ टॉलरेंस वी सिंपली कंसीडर एज pseudo tolerance. Now last one, that is tachyphylaxis. Tachyphylaxis we can also call as also known as acute tolerance. Acute tolerance means what? Whenever you are giving large amount of drug to any person, so within short period of time person get tolerated। कि किसी को हम लोग लार्ज अमाउंट में ड्रग देते हैं और शॉर्ट पीरियड में वो टॉलरेट हो जाता है, तो उस टाइप के टॉलरेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं टैकीफाइलेक्सिस। ओके, सो दिस टाइप ऑफ टॉलरेंस वी कैन कॉल एज ए टैकीफाइलेक्सिस। तो ड्रग टॉलरेंस एक्चुअली ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए true tolerance, pseudo tolerance or tachyphylaxis. True tolerance is further classified as a natural or acquired tolerance. Natural is further classified as a species or racial tolerance, or acquired tolerance further classified as a tissue tolerance or cross tolerance. In this way we can explain the different factor which is affecting on drug action। कि हम लोगों ने different factor डिस्कस किया जो ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से मे बी चांसेस ऑफ ड्रग एक्शन इज इंक्रीज और ड्रग एक्शन मे बी डिक्रीज। तो इन दिस वे वी कैन डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। Now next point, next topic, that is distribution. Distribution, its name self indicated distribution। नॉर्मली क्या होता है कि its name self indicate कि what is distribution। नॉर्मली once drug is reaches to your systemic circulation, जब भी ड्रग systemic circulation में आ जाता है, so it get distributed to other tissue that initially had no drug concentration or concentration gradient। ओके, कि नॉर्मली क्या होता है जब ड्रग आपके प्लाज्मा और ब्लड में आता है, जब ड्रग आपके बॉडी में इंटर होता है, जनरल सर्कुलेशन में इंटर होता है, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट टिश्यू में जहाँ पे ड्रग नहीं होता है। दैट थिंग वी कैन सिंपली कंसिडर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर टिश्यू दैट इनिशियली हैड नो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स नेम सेल्फ इंडिकेटेड कि ड्रग जब बॉडी में आता है तो डिफरेंट बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस फेनोमेनो को हम लोग सिंपली कंसिडर कैसे रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर, लिपिड सॉलिबिलिटी।
इफ ड्रग इज मोर लिपिड सोल्यूबल सो मोर डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर डिस्कस किए थे एब्जॉर्प्शन में सिमिलर फैक्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो सपोज लिपिड सोल्यूबिलिटी इफ ड्रग इज मोर लिपिड सोल्यूबल व्हाई इट इज सो बिकॉज अवर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड कि हम लोग का जो मेम्ब्रेन होता है लिपिड से बना होता है तो अगर हम लोग का ड्रग अगर ज़्यादा हाईली लिपिड सोल्यूबल है तो इट कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट और मोर डिस्ट्रीब्यूटेड कि ईजिली डिस्ट्रीब्यूट होने का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन second factor is ionization के ionization means what the drug is normally present two types of two form that is ionized और unionized ionized हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ionized क्या होता है कि ड्रग most of the part of drug is water soluble or less lipid soluble that part we can consider that drug we can consider ionized drug if unionized we consider where a drug is mostly is lipid soluble or less water soluble that thing we can simply consider unionized so ionized है ड्रग तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि ड्रग आयोनाइज फॉर्म में रहा तो उसमें ज़्यादा नेक्स्ट फैक्टर है एक्सटेंड ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा टिश्यूज प्लाज्मा प्रोटीन को जो ड्रग ज़्यादा बाइंड करता है तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा कि एबिलिटी ड्रग की अगर एबिलिटी आपके प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग की एबिलिटी ज़्यादा है सो वो ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी होगा नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर अगर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के साथ इजीली बाइंड होता है तो ड्रग आपका इजीली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नेक्स्ट फैक्टर इज डिफरेंस इज रीजनल ब्लड फ्लो कि रीजनल ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करता है अगर रीजनल ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो आपका ड्रग भी डिस्ट्रीब्यूट अच्छा होगा रीजनल ब्लड फ्लो कम है तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा so in this way we can explain the distribution and there are different factors which will affecting on the distribution now next factor which is next thing which is associated with distribution apparent volume of distribution apparent volume of distribution means what in volume exactly your drug is get distributed कि जो आपका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में अगर जितना वॉल्यूम में हाउ मच वॉल्यूम इस ड्रग इज गेट डिस्ट्रीब्यूट कि अगर सपोज कुछ ड्रग है तो कितने ml में और कितने लीटर में आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है उस वॉल्यूम को उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेट मी डिस्कस फॉर एग्जांपल 1000 ml आपने ड्रग दिया है और उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला V is equal to apparent volume normally is denoted with the help of V. Now this V is equal to dose administration IV divided by plasma concentration. Suppose if you are giving the 1000 ml and your plasma concentration is 50 mg per liter. So your apparent volume is 20 liter. Okay, so in this way we can explain the apparent volume of distribution. Now next one is redistribution. Actually redistribution is only possible in those drug which is highly lipid soluble. ये redistribution उसी में possible होता है कि जो highly lipid soluble होता है so that drug get distributed to organ with high blood flow that is brain, heart, liver, kidney, other part. So रीडिस्ट्रीब्यूशन इसने सेल्फ इंडिकेट कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो रीडिस्ट्रीब्यूट कब होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा तब ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन that is penetration into brain and CSF. Normally what will happen, most of the drug normally do not cross the blood brain barrier or CSF. Why it is so? Because blood brain barrier, actually in the brain one type of barrier is there. आपके ब्रेन में कोई ड्रग यदि इतना इजीली इंटर नहीं होता है ओनली वन दोज ड्रग विच इज़ हाईली लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग बहुत ही ज़्यादा हाईली लिपिड सॉल्युबल है वही ड्रग आपके ब्रेन में इंटर होता है. वाई इट इज सो? बिकॉज इन योर ब्रेन one type of barrier is there, that barrier we can consider as a blood brain barrier BBB. हम एक बैरियर होता है आपके ब्रेन में, उस बैरियर को हम लोग कहते हैं BBB ब्लड ब्रेन बैरियर. तो ब्लड ब्रेन बैरियर वही ड्रग क्रॉस कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा हाईली लिपिड सॉल्युबल है. सो हाईली लिपिड सॉल्युबल ही ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द ड्रग इज नॉर्मली गुड नॉट क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर. सो जो वेनेवर वी आर टारगेटिंग ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब भी हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टारगेट करते हैं तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम लोग ऐसे ड्रग प्रिपेयर करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली लिपिड सॉल्युबल है. इफ़ द ड्रग इज़ वेरी हाईली लिपिड सॉल्युबल देन एंड देन इट
it can come across your brain or CSF. Otherwise, this type of drug could not cross your blood-brain barrier. So whenever you are dealing with your central nervous system, drug should be highly lipid soluble drug. Okay. So next one is passage across the placental barrier. See. So similarly, placental barrier is also made up of highly lipid membrane. So that if any drug which crosses the placental barrier means what is this drug is highly lipid soluble. Next one is plasma protein binding. Actually, drug distribution is exactly depend upon the plasma protein binding. If drug is highly bind with your plasma protein, so it can easily distribute it. Okay, so in this way we can explain the distribution of different factor affecting on different distribution. We discuss the apparent volume of distribution, then we discuss what is redistribution, then penetration into brain and CSF, passage across the placenta, and plasma protein binding thing. So all these things we discuss in this chapter. Now next lecture we will discuss metabolism. We already completed, we started फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट किया, उसमें हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन डिटेल में डिस्कस किया, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म, कि ड्रग बॉडी में मेटाबोलाइज कैसे होता है एंड फाइनली एक्सक्रेशन कैसे होता है. ये 2 पॉइंट हम लोग का रिमेनिंग है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के. सो 2 चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की. पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. एब्जॉर्प्शन के फैक्टर देखे हम लोगों ने, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ड्रग एक्शन, डिफरेंट फैक्टर हम लोग दोनों देख लिए, एब्जॉर्प्शन के भी देख लिए और ड्रग एक्शन के भी देख लिए हम लोगों ने. अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर में मेटाबॉलिज्म क्या होता है. मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग डिस्कस करें एक्सक्रीशन क्या होती है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉइंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन.